समानुपात पर चर्चा करते हैं। वैसे आप सबको पता है कि अनुपात और जो समानुपात होता है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रश्न ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को निश्चित दिन में करता है, 15 दिन में करता है मान जाए, तो कोई अन्य व्यक्ति मतलब व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा देगा और बोलेगा कि ये व्यक्ति जो है इतने व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए एक ही फार्मूला लागू होता है और वो सबसे सरल होता है, वो होता है अनुपात और समानुपात का नियम। यदि इस नियम को यदि आप सीख जाते हो तो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें जो मूलभूत अवधारणाएं होती है उनको जानना होता है। यदि हम इन सिद्धांतों को सीख जाए तो गणित चुटकियों में बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा जो है किसी क्लास में पढ़ रहा है और वो यदि किसी विषय में निश्चित अंक लाता है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको अनुपात और समानुपात को ही समझा रहा हूं और बहुत सरलता से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में बहुत सुविधा मिलने वाली। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, विद्यार्थी है, जो किसी विषय में मान लिया जाए 35 नंबर लाता है 50 नंबर के पेपर में। ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो संस्कृत और जो इंग्लिश विषय है वो 50 नंबर का होता था और बाकी सब सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का होता था। और मान लिया जाए किसी अन्य विषय में उसने यहां पर 72 नंबर पाया ऐसा। ठीक है, और भी वो किसी विषय पर इस प्रकार के नंबर पा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें बताना है कि इन तीनों विषय में, ये कोई भी विषय है, चाहे संस्कृत विषय है, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं गणित लिख देते हैं, और यहां पर कोई भी विषय है, चलो ये हिंदी है। ठीक है, तो मैं ये रफ समझा रहा हूं, आप पूरा विषय लिख सकते हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं, अब मान लीजिए हमें बताना है कि इन तीनों विषय में उसने अच्छा नंबर किस में लाया। ठीक है, तो हमको तो ये दिख रहा है कि ये सबसे कम दिख रहा है क्योंकि इसमें 35 अंक लाया है, लेकिन नहीं, हमको ऐसे नहीं देखना है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो आधार होते हैं ये, ठीक है, उनको बराबर करना होता है। यदि इनके आधार बराबर हैं तभी हम बता सकते हैं कि ये क्या है, तुलना कर सकते हैं कि इस बच्चे ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिए। इनके जो आधार है, यहाँ देखिए इनमें 100 है, इसमें भी 100 है, तो इसका जो आधार है, आधार मतलब जो पूर्णांक है वो कितना है, 50। तो इसके जो पूर्णांक है उनको हमें क्या करना है, इतना लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 35 बटे जो 50, ध्यान दीजिए अनुपात किसे कहते हैं, ये जो बटे हम लिखते हैं इसे ही अनुपात कहा जाता है। और अनुपात को दो बिंदु से दर्शाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं, है ना, ए अनुपात बी ऐसा लिखा जाता है। तो ये तो अनुपात हो गया, और इसी को किस रूप में लिखा जाता है, ए बटा बी, तो ये हमारा अनुपात हो गया। लेकिन हम समानुपात को कैसे लिखते हैं, तो आइए मैं आपको समानुपात को ही समझा रहा हूं। ये देखिए, यदि हमें इसको इसके आधार को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 50 है, इसको हमें 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, 35 गुना 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 70। और यहां पर देखिए 50 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, 100। अब इनमें आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इनका आधार क्या हो गया है, बराबर है। तो निश्चित रूप से यहां पर 35 गुनी 70 हो रहा है, तो ये मान जो है इनसे क्या है, कम है, और इनसे भी कम है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि तुलना करने के लिए आधार को बराबर करना है, लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि इसमें समानुपात किसको बोलते हैं। सब समझ आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये जो मान है और ये जो मान है, जैसे इसमें 35 बटा जो 50 लिखा है, और यहां पर देखिए 70 बटे 100 लिखा है, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, निश्चित बराबर है, क्योंकि ये अनुपात में बराबर है। देखिए ये किसको बोलते हैं, इसको, ये अनुपात कहलाता है। तो दोनों का अनुपात बराबर है। अगर आप इसको हल करेंगे ना तो दोनों का वैल्यू बराबर आता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं।
लेकिन चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर है दोनों, तो यहां पर जो शब्द लगाया गया है, जो बराबर का चिन्ह लगाया गया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। और समानुपात के लिए, जैसे अनुपात के लिए कितना बिंदु, 2 बिंदु लगाते हैं ना, यहां पर देखिए। तो समानुपात के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कैसे लिख दिया जाए, ये 35/50 और अर्थात ये अनुपात है, यहां पर लिखेंगे 70/100। तो ध्यान दीजिए, ये जो बराबर का चिन्ह है उसको हम समानुपात में बदल देंगे, और ये जो बटे दिख रहा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 35 अनुपात मतलब 2 बिंदु लगाएंगे और ये हो जाएगा 100। और ये जो बराबर दिख रहा है उसकी जगह हम कितने बिंदु लगाते हैं, 4 बिंदु लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 बिंदु लगा रहे हो यही क्या है, आपका समानुपात है। ये क्या है, अनुपात हो गया, सॉरी यहां पर 70 और ये अनुपात हो जाएगा कितना, 100। तो ये जो आपने लगाया हुआ है यही क्या कहलाता है, यही जो है समानुपात है। इसको हम किसी सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, A अनुपात B और फिर समानुपात C अनुपात D। तो दोस्तों इस प्रकार हम अनुपात और समानुपात को डिफाइन कर सकते हैं और बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है, समानुपात को हम 4 बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं और समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। तो इसके माध्यम से हम बहुत सारे गणित बना सकते हैं। याद रखिए, ये बहुत ही उपयोगी होता है। इस सूत्र के माध्यम से आपको पीएससी लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को बहुत सावधानी से देखिएगा। आइए हम इनके कुछ प्रश्न बना के देखते हैं जिनसे आपको बहुत ही आसानी से अनुपात और समानुपात समझ आ जाएगा। तो आइए कुछ प्रश्न बनाकर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुपात और समानुपात में कुछ मूलभूत जानकारी है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे A अनुपात B है और यहां पर C अनुपात D है, तो ये क्या है, समानुपात है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं, ये A अनुपात B बराबर C अनुपात D, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ये सूत्र है, ये प्रश्न तो नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसमें किसको किसको कौन सा पद बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, B और ये C, इसको तो हम मध्य पद बोल सकते हैं क्योंकि दोनों किसमें है, बीच में है। और ये जो D है और इधर जो A है ना, दोनों ही जो बाहर में है, इसको हम चरम पद बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा चरम पद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्य पद का जो गुणनफल है वो जो चरम पद है उनके गुणनफल के बराबर होता है। आप देख सकते हो यहां पर, देखो, इनका इनसे गुना करेंगे और इनका इनसे गुना करेंगे, तो देखिए A का गुना किससे होगा, B से होगा, और B का गुना किससे होगा, C से होगा। अब देख लो, B और C क्या था, मैंने बताया था आपको, B और C कौन सा पद है, मध्य पद है। जबकि A और T, देखो A और T, मैंने इसको कौन सा पद बताया, चरम पद। तो देखो, चरम पद का जो गुणनफल है वो मध्य पद के गुणनफल के क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न में यह पूछ दिया जाता है, यदि हमें किसी प्रश्न में 2 वैल्यू दिए हों और तीसरा वैल्यू निकालना हो, या फिर 3 वैल्यू दिया हो और चौथा वैल्यू निकालना हो, तो उसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कौन से पद को निकालने के लिए बोल रहा है ना, क्योंकि इसके नाम है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कौन सा है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रथमानुपाती है, ये द्वितीयानुपाती है, ये तृतीयानुपाती है और ये चतुर्थानुपाती है। अब आपकी परीक्षा में कोई 3 मान दे दिए हैं और 3 मान के आधार पर वो बोलता है द्वितीय अनुपात को ज्ञात करो। ऐसा नहीं कि 3 दे दिया है तो चौथा ही ज्ञात करना है। हो सकता है चतुर्थानुपात दिया हो और आपको द्वितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए। ये भी हो सकता है कि 3 मान दिए हैं तो उनमें से आपको प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, या फिर मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, A अनुपात B और यहां पर C अनुपात D। तो मान लीजिए वो प्रश्न क्या कहता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि मध्यानुपाती क्या है, यहां पर हम लिखेंगे AX, ये मध्यानुपाती है, तो A अनुपात X अनुपाती क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्योंकि मध्यानुपाती बोला गया है मतलब आपको 2 ही पद दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मध्य पद होता है उसको 2 बार लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे
और ये हो जाएगा, यहां पर अनुपात आएगा। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर ए इंटू बी। तो वैसे आपको ये सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ध्यान ये देना है, बहुत ही सरलता से आप गणित बना सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जिस प्रश्न में जो पूछा गया है, जैसे तृतीय अनुपाती पूछा है, तो जिस मान को आपको ज्ञात करना है उसी जगह उसको रखना है। जैसे हम तृतीय अनुपाती को क्या मानेंगे, एक्स बोलेंगे, तो उस एक्स के मान को कहां पे रखेंगे, तृतीय अनुपात की जगह रखेंगे, ठीक है। ये अलग बात है, जब हमें मध्य अनुपाती निकालना हो तो उसको बीच में रखना है, और उन बीच वाले पद को ही 2 बार करते हैं, फिर इसके बाद इस प्रकार का हल होता है। आइए कुछ प्रश्न बना के देखते हैं जिनसे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का पैटर्न यही रहता है, प्रश्न बदल जाएगा, तो आप इसको सीख जाइए, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, है ना। जैसे बोलता है 29 पुस्तकों का जो मूल्य है वो कितना है, 783 रुपए है। तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें आएगी। इसका मतलब यह है, इसमें आपको निश्चित रूप से अनुपात और समानुपात का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं, सॉल्व जो करते हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे, सबसे पहले दिया है लिख देते हैं, दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है जी, यहां पर देखिए 783 रुपए, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि यहां पर 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें आएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि 14 रुपए में, इसको हम माना बोल देते हैं, है ना। माना कि 2214 रुपए में एक्स पुस्तकें मिलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको इसी को समानुपात में जमाने के लिए बोला था। अब ध्यान दीजिए, जैसे 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, यहां पर देखिए, अतः यहां पर हम लिख सकते हैं 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अनुपात में आपको जमाना चाहिए। 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है। तो यहां पर देखिए, जब यहां पर पुस्तक को यहां लिख रहे हो, उसकी राशि को यहां लिख रहे हो, तो पुस्तकों की संख्या यहां पर फिर लिखेंगे, तो यहां पर पुस्तक कितना आएगा, एक से पुस्तक, यहां पर बराबर को बीच में लिख देंगे 2214, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका समानुपात में जम गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख सकते हैं कि जिसका मान निकालना है वो इधर हर में है, तो उसको हम उधर ले जाते हैं, तिर्यक गुना कर देते हैं। तो हमको पता है कि तिर्यक गुना में इधर के वैल्यू जो इधर आएगा, पक्षांतर नहीं कर रहे हैं ना, तिर्यक गुना कर रहे हैं, तो तिर्यक गुना जब करते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो, एक्स जो है यहां पर क्या है, हर में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 29 गुना, ये देखिए, ये ऊपर में चला जाएगा, 2214 ऊपर चला गया, और नीचे में आ जाएगा 783, और एक सुधर गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स। और हमें क्या करना है, एक्स के ही मान तो निकालने हैं, यहां पर लिखे थे ना, एक्स का पुस्तकों की संख्या। यहां पर हमें क्या करना है, इनको हमें अब कटाना पड़ेगा, भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमें क्या देखना होता है, यहां पर जो संख्या दिख रहा हो वो यदि किसी संख्या से भाग जाता है तो उसको आप बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, ये 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा, और 3 से भाग जाने का रूल्स हम जानते हैं कि इन संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो वो संख्या यदि 3 से भाग जाए तो निश्चित रूप से दिया हुआ संख्या भी क्या करता है, 3 से भाग जाता है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा। तो हम इनको 3 से भाग दे सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप 6 से भाग दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं कि वो 6 से भाग जाए, तो आप 3 से ही भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले नीचे को भाग देता हूं, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, एक बचा, कितना आ जाएगा, 3 6 का 18, और 3 1 का 3, ये भी जाएगा, 3 7 21, ठीक है। फिर कितना आएगा, यहाँ पर एक बचा है, तो कितना हो जाएगा, 3 किया 9, अब यहाँ पर कितना बच गया, 2, तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितना जाएगा, 3 8 24। अब ये पुनः कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से ही कटेगा, देखना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कितना बच गया, 2, तो कितना जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। उसके बाद इसको जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आप भाग दे दीजिएगा।
आप इनको भाग दे सकते हैं। कितना जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौक 12, कितना बचा 1, 3 6 का 18। अब इसको हम फिर से यहां पर लिख लेते हैं। ये देखिए 29 बचा है गुना इसमें कितना बचा है 246 बचा है और नीचे 29 है और नीचे कितना बचा है 87, ठीक है, बराबर x। ये पुनः 3 से भाग जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो कितना जाएगा 3 या 27। यहाँ पर देखिए 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब कितना बच गया, यहाँ पर 6 ही बचा है, तो कितना जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए 29 है और 29 है, कट। आपके पास कितना बचा 82x, अर्थात x के जो मान है 82 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने अनुपात और समानुपात का ही उपयोग किया है और हमने यहाँ पर पुस्तकों की संख्या को निकाल लिया। मतलब 2214 रुपए में कितनी पुस्तक आएगा ये हमने बता दिया। ये देखिए, ठीक है, ये किसके द्वारा संभव हो सका है, हमने देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगाया था, अनुपात और समानुपात का ही नियम लगाया था। इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से इस गणित को हल करें। तो आइए इसी के माध्यम से एक और गणित देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमको 3 पद दिए हुए हैं, देखिए, और बोल रहा है चौथा पद चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो इसके लिए मैंने भी बताया था, जो पद ज्ञात करना हो उसको उसी जगह रखना है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है अक्सर x मान लेते हैं। भैया आपको प्रश्नों को देखना है। इस प्रश्न में ऑलरेडी देखिए x और y आया हुआ है, तो आप चतुर्थानुपाती को x y मत मानिए, ऐसी संख्या मानिए जो इसमें ना आया हो। मतलब x y z ना मान करके उसको अन्य कोई भी मान लो ना, p q r s t m n o कुछ भी मान लो, बट x y मत मानो। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इनका जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना कि चतुर्था अनुपाती क्या है, देखिए x y ना मान करके क्या बनेंगे, माना कि चतुर्थानुपाती क्या है, m है, ठीक है। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें गणित में सुविधा होगी, गलती नहीं होगा, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो ये हो गया प्रथम अनुपाती, इस प्रकार लिखेंगे c और यहां पर क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। तो इनके मान आपको दिए हुए हैं, देखिए इस मान को आप क्या करिएगा, रख दीजिएगा, है ना। यहां पर लिख देते हैं मान रखने पर। तो यहां पर क्या है, पहला मान क्या है 2xy और दूसरा x का स्क्वायर। यहां पर हम समानुपात का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यहां पर फिर अनुपात और ये हो जाएगा a। अब इनको तो हमें हल करना आता है, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब बटे, तो 2xy बटे x का स्क्वायर और ये समानुपात मतलब बराबर। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा m। चूंकि जिसका मान निकालना है उसको हम इधर ला सकते हैं, ये तो हमें पता है गुणा करने आता है, ये हर में है, तो इधर क्या हो जाएगा, अंश में आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंश का हर होगा और हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पलट देंगे तो x का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2xy, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक एक वैल्यू कट जाएगा, y ऊपर में कितने बार आया था, 2 बार, तो 1 बार कटेगा, x नीचे में 1 बार आया, ऊपर में 2 बार आया, तो ऐसा कटेगा। तो कुल मिला के आपके पास जो मान है m का वैल्यू, तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आ गया जी, ऊपर में कितना बचा है, x बचा है और y बचा है, और नीचे में आपको x y तो नहीं बचा है, केवल कितना बचा है 2। तो ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से m का मान निकाल लिया, ठीक है। और ये m ही क्या है, यहाँ पर आपने क्या बोला है इसको, चतुर्थानुपाती। ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर x मान लेते तो क्या होता, आप सोच के देखो, यदि इस जगह में x लिखता तो x क्या कर देता, मिक्सअप हो जाता, समझ नहीं आता किसका मान निकालना है ना। इसलिए भैया मान जब मानो उसको बहुत सावधानी से मानो, है ना, ऐसे मानो कि आपको हल करने में कोई परेशानी न हो। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न हल करके देखते हैं। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का जो पैटर्न है इसको हल कैसे करते हैं, इसको मैं बता रहा हूं, इस तरीके को आप सीखिएगा। गणित तो बहुत सरल है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो बोला गया उसको पहले लिख लो, माना कि क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो माना कि मध्यानुपाती,
है ना, ये हो गया। मानक मध्यानुपात क्या है, x है। ठीक है, अब यदि हमने मध्यानुपात को x माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और मध्यानुपात में क्या डालेंगे, x डालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये मध्य में आ गया। अब हमको पता है, मैं बता रहा था ना, इसके इस पैटर्न को आपको सीखना है, तरीके को सीखना है। हम मध्य में लिख के x को मध्यानुपाती मतलब मध्य में लिखेंगे। फिर आपको पता है कि मध्यानुपात में मध्य के जो पद होते हैं उसको हम इस प्रकार दो बार लिखते हैं, समानुपात लिख के पुनः उसको लिखते हैं, उसके बाद ये तो ऐसे ही आएगा। अब हमें पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो यहाँ पर हम 6/x लिखेंगे, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, तो x बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 54। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे, त्रिया गुना कर देंगे, तो इनका गुना इनके साथ और इनका इनके साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 गुणित 54 बराबर यहाँ पर x का स्क्वायर। अब इसको हम चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये है ना, जमा के लिखना है एक्चुअल में, तो हो जाएगा 6 गुना, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो 6 गुना 3 गुना 3, कैसे, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है वो इधर जाता है, तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, ये देखिए, और ये इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब हमें पता है कि वर्गमूल में यदि कर्णिघात दो, कुछ ना हो तो क्या मानते हैं, कर्णिघात दो, क्योंकि वर्ग ही तो था ना, तो कर्णिघात 2 ही है, तो जब 2 बार आएगा तो एक बार बाहर निकलता है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 6, यहाँ पर क्या निकलेगा 3, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना आया, 6 भी निकला और 3 भी निकला। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 तिया 18। तो इस प्रकार आपका जो कौन सा पद है, मध्यानुपाती है, वो कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।